किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है। आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा। নমস্কার, আপনারা দেখছেন আপতাকখবর.com। আমি বিনয় ভরদ্বাজ। একের পর এক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন বিজেপির প্রবীণ নেতা এবং বর্তমানে মেঘালয়ের রাজ্যপাল সত্যপাল মল্লিক। তিনি পরিষ্কার করে জানান যে এখন কৃষকদের হয়ে কথা বললেই সরকার ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স ও সরকারি এজেন্সিগুলিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তবে তিনি তাতে কোনো ভয় পান না। आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। मेरी ओथ हो रही थी जब मिनिस्टर की, तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सतपाल संभल के काम करना। मैं कहा क्यों? कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता, और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती है। आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है, और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा, चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। রাজ্যপাল সত্যপাল মল্লিক মোদীর বন্ধু আম্বানির দুর্নীতি ফাইল ও সংঘনেতা দুর্নীতির ফাইল কথা উল্লেখ করে বলেন যে ফাইলের জন্য তাকে 300 কোটি টাকা অফার করা হয়েছিল। শুনুন। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे, और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया, और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूँ, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूँगा तो इसको होने नहीं दूंगा। রাজ্যপাল সত্যপাল মল্লিক একের পর এক মোদীর বুকে তীর বিঁধে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি একের পর এক মোদীর বিরুদ্ধে তোপ দেখিয়েছেন। তিনি বলেন বিজেপি পরিচালিত কাশ্মীর দেশের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য। তিনি আরো বলেন দেশের সমস্ত রাজ্যে সরকারি কাজের জন্য বরাদ্দ কাটমানি হচ্ছে 4%, যেটা কাশ্মীরের ক্ষেত্রে 15% काटमानी दीते हैं। कश्मीर में जो इतनी करप्ट स्टेट है कि आप अंदाज ही नहीं लगा सकते हो। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई, और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। वर्तमान मेघालय राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक একের পর এক দুর্নীতির খোলাসা করছেন। তিনি বলেন কাশ্মীরে রোশনি অ্যাক্টের নামে বিঘের পর বিঘে হাজার হাজার বিঘে জমি স্থানীয় নেতারা নিজের নামে হস্তান্তরণ করেছেন। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे, और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे।
बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। तो वहाँ बहुत अच्छी एक लेडी जज चली गई थी, तो मैं उन लोगों को कहा कि तुम जज साहब के पास चले जाओ। तो वो हाई कोर्ट में चले गए और मिसेज मित्तल करके, मिसेज नहीं थी, शादी नहीं हुई थी, इनकी मित्तल थी, उन्होंने ये पूरा मामला सीबीआई को पकड़ा दिया। अब सब नेताओं के बंगले कैंसिल हो गए हैं, सबकी ज़मीनें कैंसिल हो गई हैं। और मैंने चीफ उसको, अपने कमिश्नर को कहा जम्मू के, कि जम्मू के आसपास जितनी सरकारी ज़मीनें हैं उसका सर्वे करो। उसने मुझे बताया साहब ये तो बहुत ज़मीन पड़ी है खाली, लेकिन ये तो आपके हटते ही कब्ज़ा कर लेंगे लोग इस पर। मैं क्यों? कहने ले महबूबा के आदमी को तो देर ही नहीं लगती कब्जा करने में, वो तो एक खूंटा गाड़ के भैंस बांध देता है और कहता मेरी ज़मीन है। ऐसे ही ये कर लेगा फारूक अब्दुल्ला। तो मैंने कहा क्या करूं? कहने ले साहब इसको कर दो। मैं कहा मैं इसको बांटने का नहीं हूं, ना मैं इसको बेचने का हूं। आप एक काम करो, मेरे यहाँ 3 कोर हैं आर्मी की, 3 लेफ्टिनेंट जनरल पढ़ते थे कश्मीर के, इन तीनों को बुला के उन सबों को ये ज़मीन दे दो। मैंने वो सारी ज़मीन फौज को बंटवा दी, बची हुई पुलिस के क्वार्टर बनवाने के लिए दे दी। आज 1 इंच ज़मीन ऐसी नहीं है जिस पे कोई कब्जा कर ले या उसे खा जाए। রাজ্যপাল সতপাল মল্লিক দেশের শিক্ষানীতি ও তার জন্য বরাদ্দ বাজেট নিয়েও মোদী সরকারকে বিঁধেছেন। তিনি বলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয় মাত্র ৬%। তিনি দেশের শিক্ষানীতি ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থা তুলে ধরে বলেন যে অবস্থা এমনটাই শোচনীয় যে দেশে মাত্র ৫,০০০ টাকা দিলেই পিএইচডি সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। বুঝুন কি অবস্থা। कि दुनिया में वही कौमें आगे बढ़ी हैं जिन्होंने तालीम को महत्व दिया है। जब दूसरी बड़ी लड़ाई, जिसको वर्ल्ड वार सेकंड कहते थे, वो चल रही थी, तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी और उसमें प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा। उसमें सारी मदों में कटौती की गई थी सिवाय शिक्षा को छोड़ के। तो विरोधी लोग खड़े हो गए कि साहब शिक्षा में आपने कटौती क्यों नहीं की? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ल्ड वार सेकंड में जो पुल टूटेंगे वो बन जाएंगे, जो कारखाने तहस नहस हो जाएंगे दोबारा बैठा लेंगे, जो मकान नहीं रहेंगे उनको दोबारा तामीर कर लेंगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी खराब हो गई तो वो वापस नहीं आएगी। लिहाजा मैं शिक्षा में से 1 पैसा नहीं काटूंगा, और उसने शिक्षा में से 1 पैसा नहीं काटा, और शायद इसीलिए वो सारी दुनिया पे राज करने में कामयाब रहे। उनके यहाँ एजुकेशन थी। अब कहोगे आप हमारे भी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन का तो ये हाल है, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ, 6% से ज़्यादा कभी भी बजट का हिस्सा शिक्षा पे नहीं लगा, 6% से ज़्यादा। और आप देखिए कि ये जो नोबेल प्राइज़ होता है, ये हमारे यहाँ 11 या 12 लोगों को मिला है 70 साल में, जिनमें 6 वो हैं जो विदेश में हैं। एक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, एक मदर टेरेसा थी। कुल मिला के पढ़ाई वालों को तो 5-6 को ही मिला है। अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में 50, 60, 70, 80, 90 नोबेल प्राइज़ हैं। यही हालत इंग्लैंड की है। उनके यहाँ एजुकेशन का जो पैमाना है, उसका जो जिसको कहिए मिकदार है, वो इतना श्रेष्ठ है कि उनके बच्चे फटाफट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, पेपर लिखते हैं और अल्टीमेटली वो नोबेल प्राइज़ लेते हैं। हमारे यहाँ तो प्रोफेसर आप बन जाइए, उसके बाद कुछ नहीं करना, पढ़ लिए एक बार, बच्चों को बहका देना है और कुछ नहीं करना। बिहार में 110 कॉलेज ऐसे थे
बीएड के जो नेताओं के थे, जिनमें दाखिले में पैसे ले लिए, उसके बाद कोई फैकल्टी नहीं है पढ़ाने के लिए, इम्तहान में नकल करा दी, उसमें पास कर दिए, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो जाके फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। कैसे सुधर जाएगा? तो इसको सीरियसली सोचना पड़ेगा। और एक बार नौकरी जब यहाँ मिल जाती तो आदमी सोचता अब तेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लिहाजा मैं बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछता हूँ कि तुम जाते हो पढ़ाने के लिए, क्या कहन साहब जो पढ़ा था कभी वही पढ़ा देते हैं। कोई नई चीज़ नहीं, कोई रिसर्च पेपर नहीं, कोई थीसिस नहीं। पीएचडी भी आजकल आपका तो पता नहीं, मेरठ में तो 5,000 रुपये में मिल जाती थी। पीएचडी भी ऐसे ही हो जाती है। तो सीरियसली अपनी एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा, ताकि हम बच्चे नोबेल प्राइज लायक बन सकें और नोबेल प्राइज ला सकें। যেভাবে সতপাল মল্লিক মোদী সরকারের উপরে লাগাতার আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাতে একটি কথা পরিষ্কার যে তিনি সরকারের কাজে একেবারে সন্তুষ্ট নন। কিন্তু মোদী সরকারের ঘুম একেবারে ভাঙছে না। আপনারা দেখছেন abtakhabar.com, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন।